नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इस विशेष सत्र में, जिसमें हम चर्चा करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से पूछे गए प्रश्नों के विषय में एक एनालिसिस जो है वो देखते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है और उनका एक मॉडल आंसर जिसको हम कहते हैं वो तैयार करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस बार प्रश्नों की संख्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कम है। शायद उन्होंने पीटी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे साइंस से, तो यहाँ पर उसको जो है वो बैलेंस करने का एक प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है। अगर देखें तो विशुद्ध रूप से अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2 प्रश्न हैं। हालांकि और भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नॉलेज से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जो आपसे पर्यावरण वाले टॉपिक में डिस्कस किए जाएंगे और वहाँ पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उससे जुड़ी हुई चीज़ें, खासतौर पर जनरल साइंस में उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं। बहरहाल हम 2 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक तो जेम्स वेब टेलीस्कोप पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उस पर, और दूसरा वैक्सीन से रिलेटेड जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उन पर चर्चा करेंगे। तो इस बार अगर विशुद्ध रूप से प्रौद्योगिकी के खंड को आप देखेंगे तो वेटेज जो है वो 30 नंबर का रहा है। 15-15 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 250 शब्द में, प्रत्येक को आपको लिखना है। तो शब्दों की कोई कमी तो इस बार है नहीं, बहुत आसानी से आप 250 शब्दों में जो है वो लिख सकते हैं। एक बढ़िया आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं अगर आपको ठीक तरीके से उसके विषय में पता हो तो। जैसे पहला प्रश्न हम लोग देखें अगर, तो ये है 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? 250 शब्द में आपको लिखना है इसको। 15 अंक का यह सवाल है। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो देखिए, ये प्रश्न काफी जो है एक्सपेक्टेड था। यही है जेम्स वेब टेलीस्कोप, हम चर्चा भी करेंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं? 250 शब्द, 15 अंक। दोनों प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपेक्टेड किस्म के सवाल हैं, क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ है तब से वैक्सीन को लेकर इतनी चर्चा हुई है कि अगर गूगल पर सर्च किए जाने वाले शब्दों में देखा जाए तो ये लगातार 3-4 साल से नंबर 1 पर बना हुआ है, या टॉप 10 में तो बना ही हुआ है। ऐसे ही जेम्स वेब के साथ है। जेम्स वेब की चर्चा रेगुलर क्लासेस में हम लोग तब से कर रहे हैं जब इसको छोड़ा नहीं गया था। 2020-2019 से इसकी चर्चा हम लोग क्लासेस में कर रहे हैं कि ये छोड़ा जाएगा, क्या विशेषताएं होंगी, कैसा होगा, क्या चीजें होंगी, इन सब की चर्चा हम लोग लगातार करते आए हैं। अब क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे चित्र आने शुरू हो गए थे, इस वर्ष जो है आपने देखा होगा समाचारों में जो है काफी इसकी चर्चा रही, और इसके चित्र जो है वो कई सारे जो है वो प्रकाशित किए गए नासा के द्वारा। तो ये बात तय थी कि इससे सवाल जो है वो पूछा जाएगा। हालांकि मुझे उम्मीद 150 शब्द के आसपास थी, 150 शब्द, क्योंकि मैं इस बात की उम्मीद थोड़ी कम कर रहा था कि आपसे इसकी तकनीकी पक्ष पर जो है, इसकी तकनीकी विशेषताओं पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न बड़ा फैक्चुअल हो जाता है। अगर आप देखें तो इस प्रश्न की प्रकृति जो है वो बहुत तथ्यात्मक किस्म की हो गई है कि अगर आपको जो है इसकी तकनीकी विशेषताएं बतानी है तो जाहिर सी बात ये तथ्यात्मक प्रकृति का जो है प्रश्न बन जाता है। तुलना तक जहां बात है, जैसे इस प्रश्न को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो यही बात करें कि इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे दें, कैसे जो है वो इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करें। तो उसी के हिसाब से हम इसकी चर्चा भी करते चलते हैं और साथ साथ देखते चलते हैं कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए, या आपने दिया ही होगा। जाहिर सी बात है जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी है उनके लिए एक आइडिया मिलेगा कि ऐसे सवालों का जवाब जो है वो किस प्रकार से दिया जाता है। सबसे पहले आपको इसका परिचय देना चाहिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो है क्या। अगर आप इसका परिचय जो है एक पैराग्राफ में दे देते, देखिए शब्दों की आप पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो शब्द जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है,
शब्दों को जो है वो 250 शब्द में लिखना है। तो आप एक परिचय जो है अच्छा से इसका दें, और परिचय में 2-3 बातें ही हैं। एक तो यह जो है वो स्पेस टेलीस्कोप है, हिंदी में कहें तो अंतरिक्ष वेधशाला, मतलब ये एक ऐसा टेलीस्कोप है, एक ऐसा दूरदर्शी, सॉरी वेधशाला नहीं, दूरदर्शी, वेधशाला तो ऑब्जर्वेटरी को कहते हैं, दूरदर्शी मतलब बहुत दूर की चीजों को, बहुत दूर की परिघटनाओं को, बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यह एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। तो सीधे इसकी सबसे पहली लाइन आप यही लिखेंगे कि यह एक अंतरिक्ष दूरदर्शी है, या अंतरिक्ष में स्थापित दूरदर्शी है, जिसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यही इसका परिचय है। इसको 3 संस्थाओं ने जो है मिलकर बनाया है। नासा ने जो है वो इसको इन दोनों के सहयोग से डेवलप किया है। तो इसके परिचय में आप सीधे इस बात बता सकते हैं कि यह एक अंतरिक्ष दूरदर्शी है, अंतरिक्ष में स्थापित दूरदर्शी है, जिसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। नाम इसका जो है जेम्स वेब जो है, ये नाम, ये नासा के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक निदेशक थे, उनके नाम पर आधारित है। और उनके समय में अपोलो 11 मिशन, जो चंद्रयान वगैरह था, बहुत बड़े बड़े मिशन संचालित किए गए थे, तो उन्हीं के नाम पर जेम्स एडविन और वेब उनका पूरा नाम था, उन्हीं के नाम पर जो है वो इसका नाम रखा गया है। तो आप चाहें तो ये बात बता सकते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप है, नाम ही इसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। तो आप चाहें तो ये बात भी मेंशन कर सकते हैं कि इसका नाम नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स ई वेब के नाम पर आधारित है। ये इसका परिचय हो जाएगा। इतनी बातें जो है वो एक तो आप ये बता दें, ये बता दें, और यह भी उसी पैराग्राफ में आप बता दें कि इसका नाम किसके ऊपर आधारित है। एक पार्ट इसका जो है यहां पर पूरा हो जाता है। दूसरी बात, अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में आपसे कहा गया है कि अन्य जो इस प्रकार के दूरदर्शी हैं उनकी तुलना में यह जो है वो किस प्रकार अलग है। इसको बताने का एक तरीका तो यह है कि आप इसकी तकनीकी विशेषताओं को बता दें। दूसरा तरीका यह है कि आप इसकी तुलना कर दें सीधे सीधे। और तुलना जो है, जिसका इसको उत्तराधिकारी कहा जाता है, जो हबल टेलीस्कोप है, उससे इसकी तुलना कर दीजिए। अपने आप चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि इसकी तुलना हम कैसे, एक टेबल आप चाहें तो बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपने इंट्रो दे दिया कि ये बेसिकली है क्या और इसका नाम किसके नाम पर आधारित है, ये 2 बातें बता दी। उसके बाद फिर आप जो है वो हबल टेलीस्कोप के साथ इसकी तुलना कर दीजिए। हबल टेलीस्कोप जो है 1990 में छोड़ा गया था, और वह जो है वो लगातार 31 साल से जो है वो कार्यरत है, और उसने बहुत सारी चीजें जो है वो हमको बताई हैं स्पेस के बारे में। स्पेस के बारे में जो भी जानकारी हमारी है उसमें हबल का बहुत बड़ा योगदान है, हबल टेलीस्कोप का बहुत बड़ा योगदान है। और कहा जाता है कि ये उसी का उत्तराधिकारी है, हालांकि ये बहुत अलग है हबल की तुलना में। तो ज्यादा बेहतर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, आप हबल के साथ इसकी तुलना कर दीजिए। आइए देखते हैं जरा कैसे कर सकते हैं आप। एक टेबल बना ले, मैं सलाह दूंगा कि आप एक टेबल का फॉर्मेशन करें। मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर ले रहा हूं ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। आप खुद जानते हैं वहां रेड पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता। एक आप बना ले अभिलक्षण, फीचर्स कर सकते हैं इंग्लिश में। दूसरा आप हबल लिख दें। और तीसरा आप जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यहां पर लिख दें। और इस तरीके से आप जो है बहुत क्लियर कट बता सकते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहली बात तो जो टेलीस्कोप होता है इसमें जो है मिरर्स होते हैं।
तो प्राइमरी मिरर की जो साइज है, प्राथमिक इसका जो दर्पण है, उसी में सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग अगर बात करें कि प्राथमिक जो इसका दर्पण है, सबसे पहले इसके साइज पर बात कर ले। टू 2.4 मीटर का जो है वो दर्पण हबल टेलीस्कोप में लगा था, और यहां पर 6.5 मीटर का ये जो है वो यहां पर लगा हुआ है। यहां पर एक बात आपको और बतानी चाहिए, इसके साथ ही जो है आपको ये बात बतानी चाहिए कि ये जो 6.5 वाला आपको साइज मिल रहा है, यह 18 षटकोणीय हेक्सागोनल जो है वो दर्पण के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, षटकोणीय दर्पणों से। एक तो ये, और ये जो दर्पण हैं, ये भी आप बता सकते हैं जो बेरिलियम से निर्मित है, गोल्ड प्लेटेड है। प्रत्येक दर्पण पर जो है वो 48.2 ग्राम सोने की परत है। ठीक है, और ये जो है वो संरेखित होकर एक दर्पण बनाते हैं, अलाइन होकर जो है वो 18 के 18 जो है अलाइन होते हैं और एक दर्पण का निर्माण करते हैं, जिसकी साइज हमको ये देखने को मिलती है। ठीक है, अलाइन होकर काम करना ही, इतने सारे दर्पणों से अगर हम लोग जो है वो मिरर्स को या इमेजेस को लेंगे, तो जाहिर सी बात है उस हर इमेज को आपको अलग अलग जो है एनालाइज करना पड़ेगा। यहां पर एक खास बात है कि 18 जो इसके षटकोणीय दर्पण हैं, वह एक साथ अलाइन हो जाते हैं और उसके बाद जो है वह ये काम करते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है वो 18 मिरर्स हैं और ये एक साथ ऐसे अलाइन हो जाते हैं और इस तरीके से एक दर्पण का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो ये इसकी जो है एक अनन्य विशेषता है, जो यहां पर आप जो है वो बता सकते हैं कि यह किस प्रकार से हबल की तुलना में जो है वो ज्यादा बेहतर है दर्पण की साइज के लिहाज से। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग चर्चा करें इसी में, दूसरी विशेषता को अगर हम लोग देखें, किस आवृत्ति पर यह काम करेगा, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसमें से किस आवृत्ति पर, तो कार्यकारी आवृत्ति जो है वो क्या होगी इसकी, ठीक है। तो हबल जो है वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, मतलब यह दृश्य विकिरण वाला जो एरिया है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाला जो मामला है, उसी पर काम करता है। ठीक है, तो ये जो है वो अगर हम बात करेंगे तो ये सीमित अल्ट्रावायलेट, मुख्य रूप से दृश्य विकिरण और निकट इंफ्रारेड, बहुत सीमित रूप से जो है वो इंफ्रारेड का प्रयोग करता है। मतलब अगर हम इसका जो है विस्तार देखेंगे तो हमको, आप पता है ये बात तो हम जानते ही हैं, अगर मैं इसको आपको यहां बताऊं तो यह जो है वो विबजियोर है, इसके इधर जो है वो अल्ट्रावायलेट होता है और इसके इधर जो है वो इंफ्रारेड होता है। तो हबल जो है वो मुख्य रूप से इस पर काम करता है, बहुत थोड़ी मात्रा में जो है यहां से भी लेता है और बहुत थोड़ी मात्रा में यहां से लेता है, बहुत थोड़ा थोड़ा। तो यह जो है वो कह सकते हैं कि हबल मुख्य रूप से जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, सीमित रूप से इंफ्रारेड का प्रयोग करता, बहुत सीमित रूप में इंफ्रारेड का प्रयोग करता है। जबकि ये, जब हम बात करते हैं जेम्स वेब की, तो यह मुख्य रूप से अवरक्त विकिरण का प्रयोग करने वाला जो है वो टेलीस्कोप है।
मुख्य रूप से अवरक्त विकिरण पर आधारित है। 0.6 से लेकर जो है 28 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ इस पर काम करेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक तो मिरर का साइज आपने देख लिया, दूसरा जो है वो, अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये धूल भरी हुई जो गैलेक्सीज हैं उनको बहुत आसानी से जो है वो ऑब्जर्व कर पाएगा, जो कि ये नहीं कर सकता है, क्योंकि दृश्य विकिरण की सीमा है, स्कैटरिंग होने लगती है और धुंधला दिखाई दे। तो जो चित्र आए थे, अगर उसको आपने देखा हो तो दोनों के चित्रों को एकदम अगल बगल करके नासा ने दिखाया था। यहां पर जो है गैलेक्सीज धूल से भरी हुई थी, जबकि यहां पर चित्र जो है बेहद क्लियर था, बहुत शानदार चित्र था। वजह अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड का जो है प्रयोग करना, ये इंफ्रारेड के प्रयोग पर आधारित है, जबकि यह मुख्य रूप से जो है वो दृश्य विकिरण पर, यही इसकी मुख्य कार्यकारी आवृत्ति थी, सीमित रूप से ये, और निकट नियर इंफ्रारेड पर बेस्ड था ये दूसरी अनन्य विशेषता इसकी हो गई। ठीक है, जो किसी दूसरे में नहीं थी इसके पहले जितने भी छोड़े गए थे। लेकिन एक चीज इसमें और ध्यान रखनी पड़ेगी फिर आपको। अब अगर आप इंफ्रारेड का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको जो आपका टेलीस्कोप है इसका टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्योंकि थर्मल रेडिएशन ही इंफ्रारेड होता है, अगर आपका टेलीस्कोप गर्म होगा तो उसके आसपास ही इतना इंफ्रारेड हो जाएगी कि दर्पण कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आपको इमेज मिलेगी ही नहीं। तो अब आपको जो है यह भी ध्यान रखनी है कि अगर आप इंफ्रारेड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपने टेलीस्कोप का जो साइज है वह जो है वो, या टेलीस्कोप का जो टेम्परेचर है वह बहुत कम रखना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात और याद रखें, तीसरी अनन्य विशेषता इसकी क्या आएगी, इसी पर उठा लेते हैं। कार्यकारी तापमान। तो यह जो है वो अंतरिक्ष का जो सामान्य तापमान है उस पर काम करेगा। हबल जो है अंतरिक्ष के सामान्य तापमान पर काम करता है। ये जो है वो, जिसको आप क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं, क्रायो टेम्परेचर या अति निम्न ताप, इस पर काम करेगा। -380 डिग्री फॉरेनहाइट इस पर, क्योंकि इसको ठंडा रखना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, इसके लिए इस पर जो है वो 5 परत सनशील्ड लगाई गई है। 5 परत जो है इस पर सनशील्ड लगाई गई है, ताकि जो है वो सूर्य के विकिरण से प्रभावित न हो और इसका टेम्परेचर जो है ये मेंटेन किया जाए। अनन्य विशेषता, ऐसा कोई टेलीस्कोप इसके पहले जो है नहीं छोड़ा गया था। क्रायो टेम्परेचर पर काम करेगा, अति निम्न ताप पर, -280 डिग्री सेल्सियस 290 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर, और 5 परत जो है सनशील्ड लगाई गई है, ताकि इसके इस टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखा जा सके। ये भी एक विशेषता इसकी है जो कि किसी दूसरे में नहीं है, तो अनन्य तो ये भी हो गई। नेक्स्ट, तीन पॉइंट अपने पास हो गए हैं। चौथा, पृथ्वी से ऊंचाई। पृथ्वी से अगर हम दूरी की बात करें तो ये 500 किलोमीटर, जिसको निम्न भूकक्षा कहते हैं, उसमें इसको स्थापित किया गया था। यह 1.5 मिलियन किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। इतनी दूरी पर है। इसको कहां स्थापित किया गया है, पृथ्वी और सूर्य के लैग्रांज बिंदु 2 पर। अभी मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो वो चित्र भी वहां पर बना सकते थे परीक्षा में जो है वो।
पृथ्वी और सूर्य के बीच के लैग्रांज बिंदु 2 पर, L2 कहते हैं इसको, तो L2 पर इसको जो है स्थापित किया गया है। ये ठीक है, ये भी इसकी एक अनन्य विशेषता है। क्षमता की पांचवा पॉइंट, आप क्षमता के बारे में बना सकते हैं, कैपेसिटी के बारे में बता सकते हैं। तो कैपेसिटी के बारे में, अगर इसके बारे में हम पांचवा पॉइंट जो है इसके क्षमता के बारे में बनाएं, ये तो वही जो पीछे मैं बात कर रहा था कि जो धूल भरी हुई आकाश गंगाएं हैं उनको ऑब्जर्व करने में यह बहुत ज्यादा सक्षम नहीं था, जबकि इंफ्रारेड पर आधारित होने की वजह से वह धूल भरी आकाश गंगाओं के परीक्षण में पूरी तरीके से सक्षम है, शानदार तरीके से सक्षम है। यह भी इसकी एक अनन्य विशेषता है कि इसके माध्यम से हम धूल भरी हुई आकाश गंगाओं का परीक्षण जो है वह बहुत ही कुशलता के साथ कर सकते हैं। यह पांचवा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 5 पॉइंट आपके पास हो गए। इसकी अनन्य विशेषताएं भी आप बताते जा रहे हैं और साथ ही साथ वह बात भी स्पष्ट करते जा रहे हैं कि दूसरे जो अंतरिक्ष टेलीस्कोप्स हैं उनसे यह किस प्रकार से अलग है। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका दूसरा पार्ट जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत कम शब्दों में। अगर आप टेबल बना लेंगे तो कम शब्दों में, अभी भी आपके पास बहुत सारे शब्द जो है वो बचे हुए हैं। तो यह जो है पांचवा पॉइंट भी आप बना सकते हैं कि धूल भरी आकाश गंगाओं के परीक्षण में बहुत कुशल नहीं है, जबकि यह जो है वो धूल भरी आकाश गंगाओं के परीक्षण में पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि इंफ्रारेड पर बेस्ड है। तो ये एक इशू इसके साथ आ जाता है। इसके साथ अब चित्र जो है आप जरूर बनाने, मैं तो सलाह देता कि आप बनाते इसके चित्र को कि ये कहां पर है। जैसे यह जो है वो, और ये मान लेते हैं कि सूर्य है, और ये हमारा अपना नीला ग्रह पृथ्वी। लैग्रांज बिंदु जो है वो बिंदु होते हैं जहां पर दो पिंडों का जो गुरुत्वाकर्षण होता है एक दूसरे को संतुलित कर देता है। ऐसे बिंदुओं को लैग्रांज बिंदु कहते हैं। जैसे एक लाइन यहां पर अगर हम खींचे सीधी रेखा, ठीक है, ये सन, ये अर्थ, और ये जो हमने एक लाइन खींच दी। तो इन दोनों के बीच में जो है वो अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 आपको ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं। एक आपको यहां कहीं मिलेगा जहां पर इन दोनों, क्योंकि ये पृथ्वी के थोड़ा ज्यादा नजदीक होगा, क्योंकि पृथ्वी का वजन कम है, भार कम है, तो गुरुत्वाकर्षण भी कम होगा। तो यहां इस बिंदु पर, इसको L1 कहते हैं। जो हमारा एक मिशन है, अगर आपको याद हो, आदित्य L1, उसको यहां स्थापित किए जाने की योजना है यहां पर, क्योंकि वह सूर्य का अध्ययन करने के लिए जा रहा है, तो हमेशा सूर्य के सामने बना रहेगा। टेलीस्कोप की स्थापना के लिए सबसे बेहतर बिंदु जो होता है वो होता है ये L2। यहां पर उसको स्थापित कर, उसका मुंह इस तरफ होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से जो है वह एकदम दूसरी तरफ उसका मुंह होता है। और इसको बनाया भी इस तरीके से गया है, जो हमारा टेलीस्कोप, इसको बनाया भी ऐसे गया है कि यह जो है वो ऐसे खड़ा होगा, तो यह जो है सामने इधर होगा, इसके पीछे सूर्य होगा, तो सूर्य का जो प्रकाश है उससे यह प्रभावित नहीं होगा। तो L1 L2 ये दोनों हो गए। यहां पर होता है L3, L4, L5। और आपको इसको बनाना चाहिए ताकि आप बता सकें कि यहां पर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो यह जो है वो L2 पर स्थापित किया गया है। यह भी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर, और यह भी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। 15 लाख किलोमीटर दूरी पर जो है L1 भी है, और L2 भी जो है वो उतनी ही दूरी पर है अर्थ के साथ। अब ये पॉइंट ऐसे होते हैं कि अब जैसे अर्थ घूमेगा, इस तरीके से अर्थ घूम रहा है, तो ये पॉइंट हमेशा यहीं बना रहेगा, ये इसी बिंदु पर हमेशा स्थिर रहेगा। और यह जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करता रहेगा।
इस तरीके से। तो अभी इसका मुंह इधर है, फिर आगे बढ़ा तो इधर हो गया, आगे बढ़ा इधर हो गया, आगे बढ़ा इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, पूरा 100% जो है स्पेस को कवर करता रहेगा। ये भी इसकी अनन्य विशेषता है कि इस बिंदु पर होने की वजह, देखिए अभी यहां पर है ऐसे, अब अर्थ जो है आगे इस तरफ बढ़ रहा है, तो अर्थ जब यहां जाएगा तो ये बिंदु यहां पर आ जाएगा, तो अब यहां पहुंच गया, इस तरफ मुंह है इसका, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया। इस तरीके से जो है वो 100% जो है वो यूनिवर्स को या ब्रह्मांड को कवर कर सकता है हमारा ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। हमारा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसको संपूर्ण मानवता के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो, एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इसको, इसलिए हम इसके लिए हमारा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और आपने परीक्षा में बात पूछा भी गया है कि मानव जाति जो है वो उसके कल्याण के संदर्भ में कैसे उपयोगी होगा ये। तो इस तरीके के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी इस तरीके के वैज्ञानिक अभियान होते हैं, वो किसी एक देश या समूह तक सीमित नहीं रहते। उनके लाभ जो है वो संपूर्ण मानवता को जो है वो जो बेनिफिट देते हैं या संपूर्ण मानवता को लाभान्वित करते हैं। तो यह जो है वो एक इशू हो गया यहाँ पर। तो ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शब्द खर्च होना नहीं है, आप बता दें कि यहां पर होगा 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी। अब बात करें इसके उद्देश्य क्या क्या है, तो 4 मुख्य उद्देश्य हैं इसके। बिग बैंग के पश्चात जो पहला प्रकाश उत्पन्न हुआ था, उस प्रकाश को जो है वो ऑब्जर्व करना, समय में पीछे जाकर उस प्रकाश को ऑब्जर्व करना जो बिग बैंग के बाद तुरंत बाद जो है वो उत्पन्न हुआ था। प्रथम प्रकाश का पर जो है वो परिवेक्षण करना, प्रथम प्रकाश का परीक्षण करना। ये इसका जो है वो एक महत्वपूर्ण। फिर आकाश गंगाओं के गठन का अध्ययन करना और उनके विकास का अध्ययन करना। गैलेक्सी या आकाश गंगा, ये फिर तारों और ग्रहीय प्रणालियों के निर्माण की प्रक्रिया के विषय में जो है वो अध्ययन करना या उनको समझना। ये और जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक कारकों को समझना। ये 4 इसके उद्देश्य हैं, ये और ये। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसके उद्देश्य जो है वो क्या है, मानव जाति के लिए इसके लाभ क्या है। मानव जाति के लिए इसके जो है वो एनॉर्मस किस्म के लाभ हैं। देखिए, मानव जाति के लिए लाभ जो है वो आप बहुत सारे पॉइंट बता सकते हैं, जितना आप वहां पर सोच सकते हैं, जितना वहां पर आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो बताता हूं। ये तो इसके जो है उद्देश्य हो गए। लाभ के बारे में बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को जो है वो हम समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो है वो और ब्रह्मांड की संरचना से संबंधित जो रहस्य हैं, उनके विषय में हमको जो है वो हमारी समझ का विस्तार होगा। और जब उसकी संरचना के संदर्भ में हमारी समझ का विस्तार होगा तो हम ये समझ पाएंगे, दूसरे पॉइंट में हम तारों के निर्माण, विकास और विघटन की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। हम जो ब्लैक होल्स हैं
उनके निर्माण के कारणों को समझ पाएंगे, उनके गुण धर्मों को समझ पाएंगे, उनकी प्रकृति को समझ पाएंगे। ब्लैक होल जो है वो एक रहस्य बना हुआ है इतने समय से, उसके विषय में भी हम लोग जो है वो बेहतर समझ का विस्तार कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसमें अगर और आप आगे देना चाहते हैं तो जो ग्रहीय प्रणालियां हैं और गैलेक्सीज जो हैं, वो गैलेक्सीज का निर्माण कैसे होता है, एक तारे के इर्द गिर्द जो है ग्रहीय प्रणालियां कैसे निर्मित होती हैं, इन चीजों को आप समझ पाएंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध के समय जो परिस्थितियां थीं उनके विषय में अध्ययन कर पाएंगे, और जीवन की उत्पत्ति के समय जो स्थितियां होती हैं उनके विषय में अध्ययन कर पाएंगे, जिससे एस्ट्रोबायोलॉजी, खगोल जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है वह प्रगति होगी, विस्तार होगा। हम जो ब्रह्मांड के मूलभूत बल हैं, जो अलग अलग जो धातुएं हैं, अलग अलग जो पदार्थ हैं, इनकी उत्पत्ति के कारणों को समझ पाएंगे। वैज्ञानिकों का एक बहुत ही स्पष्ट मत है कि अगर हमको भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को ठीक तरीके से समझना है और एक ऐसी थियरी, जिसको थियरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, थियरी ऑफ एवरीथिंग का अगर हमको विकास करना है तो हमको उस बिंदु पर पहुंचना पड़ेगा जहां से भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। आप इस बात से परिचित होंगे कि भौतिक विज्ञान बेसिकली किन चीजों से डील करता है। स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर के आपस में जो इंटरेक्शंस होते हैं, इसी से भौतिक विज्ञान डील करता है। भौतिक विज्ञान उन नियमों की, उन प्रक्रियाओं की व्याख्या, मतलब उन प्रोसेसेस की, उस इंटरेक्शन की प्रकृति क्या है, पदार्थ के बीच में, ऊर्जा के बीच में, दिक् और काल, स्पेस और टाइम, इन सब की आपस में जो अंतर क्रिया होती है उसकी प्रकृति क्या है, उसके संदर्भ में सिद्धांत हैं, नियम हैं और बहुत सारे जो है वो हाइपोथेसिस है। अगर हम इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो हमको उस बिंदु पर पहुंचना पड़ेगा जहां से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, जहां से समय की उत्पत्ति हुई है, काल शुरू हुआ है, स्पेस शुरू हुआ है, जहां से पदार्थ और ऊर्जा अस्तित्व में आए हैं। वहां अगर हम पहुंचते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ पाएं, क्योंकि ओरिजिन वह बिंदु होता है जहां से किसी चीज को समझना सबसे आसान होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ब्रह्मांड की किताब के बारे में देखें तो हम ब्रह्मांड की किताब को उल्टा पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कहानी कैसे बनी है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम अगर पहले पेज से पढ़ना सीख जाएंगे, जो कि यहां से हम सीखेंगे, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो अभूतपूर्व प्रगति होगी। थियरी ऑफ एवरीथिंग को जो है विकसित किया जा सकेगा। पदार्थ, ऊर्जा, दिक् और काल के बीच जो अंतर क्रियाएं हैं उनको सही तरीके से समझा जा सकेगा। बहुत सारे इसके जो है वो लाभ हैं और मानव जाति को इससे बहुत सारे जो है वो फायदे होंगे। जैसे कुछ अगर मैं जो है वो, ये तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसको पॉइंट आप कैसे करेंगे, तो इसमें दो तीन चीजों पर आप ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि इसमें समय में बहुत पीछे जाकर देखने की क्षमता है। समय में बहुत पीछे जाकर जो है वो ये जाकर देख सकता है, उन प्रकाश को पकड़ सकता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर की एक गैलेक्सी को इसने जो है वो आकाशगंगा को ऑब्जर्व किया। 2000 प्रकाश वर्ष, प्रकाश एक वर्ष में जो है वह जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और आपको पता है कि प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में कितनी दूरी, और 2000 प्रकाश वर्ष दूरी, मतलब वो लाइट कब पैदा होगी जो अब हमको मिल रही है। आप खुद सोचिए कि उस लाइट के पैदा होने का समय क्या रहा होगा। यही है ब्रह्मांड में पीछे जाकर देखने की अवधारणा, कि वह उस समय उत्पन्न हुई तो उसको आज हम देख रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जो सूर्य हम देख रहे हैं वह 8 मिनट पुराना है, क्योंकि पृथ्वी से जो है वो, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। तो पहली बात इसमें आप ये बताएंगे, क्योंकि इसमें जो समय है उसमें बहुत पीछे जाकर देखने की क्षमता है, तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके संरचना से जुड़े रहस्यों के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत तारों और ग्रहीय प्रणालियों के निर्माण की प्रक्रिया को समझ पाएंगे, उनके विकास की प्रक्रिया को समझ पाएंगे, उनके विघटन की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। ये एक दूसरा जो है इसका फायदा होगा। जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो कारक होते हैं उनके विषय में स्पष्ट रूप से हम समझ पाएंगे, जिससे खगोल जीव विज्ञान का विकास होगा, एस्ट्रोबायोलॉजी का जो है वो विकास होगा। नेक्स्ट,
पदार्थ के निर्माण की परिस्थितियों के विषय में हम समझ पाएंगे और उनके गुण धर्मों को समझने में हमको जो है वो ज़्यादा सहायता मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से हम भौतिकी के नियमों की उत्पत्ति के बिंदु पर पहुंचेंगे और एक थियरी ऑफ एवरीथिंग को डेवलप करने में सहायता मिलेगी हमको। और सबसे अंत में यह मानवीय क्षमताओं के विस्तार का एक प्रमाण है। ये एक गर्व का विषय है। यह मानवीय क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसको कहते हैं मानव की क्षमता जो है अनंत है। तो यह जो है एक तरीके से आप कहेंगे यह एक ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धि है जिस पर संपूर्ण मानवता जो है वह गर्व की अनुभूति कर सकती है। इससे वैज्ञानिक चेतना का प्रसार होगा। इससे जो छोटे छोटे झगड़े हैं नस्ल पर आधारित या जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित, इन सबको जो है वह दूर करने में सहायता मिलेगी जो इसके ऑब्जर्वेशंस होंगे। हम इस बात को समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड में हमारी हैसियत क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। और उससे जाहिर सी बात है कि जब इस बात का एहसास आपको होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उससे इसके सामाजिक संदर्भों में भी जो है वो लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आप जो है वो बना सकते हैं इसके लाभ के संदर्भ में। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। तो लाभ, इसके उद्देश्य, ये L2 बिंदु पर ये चित्र जरूर बनाएं। और ये जो है वो इसके 5 पॉइंट्स जो हमने देखे। ठीक है, सारी बातों को इसमें हमने जो है वो सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और इतना काफी है, आपको इतना ज्यादा जो है वो अगर इतना बता देते हैं एकदम मोर देन सफिशिएंट है। आप इसी आधार पर, मेरी सलाह ये होगी कि आप इस आधार पर जो है वो अपने प्रश्न का उत्तर फॉर्मेट करें। पहले इसकी आप जो है वो एक जो है वो इसका परिचय दे दें, फिर इसकी तुलना कर दें ताकि इसकी तकनीकी विशेषताएं जो है स्पष्ट हो जाएं। उसको बताने के क्रम में आप L2 बिंदु को स्पष्ट कर दें, इसके उद्देश्यों को बता दें और जो ह्यूमन रेस है उससे क्या लाभ उसको प्राप्त होंगे, क्या संभावित लाभ हैं। तो ये जो है वो ह्यूमन रेस जो है वो ज़्यादा एनलाइटन रेस के रूप में उभरेगी आने वाले समय में इसकी वजह से। तो ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा, वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है, वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं, कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि आप जो है थोड़ा बहुत समझते होंगे कि हमारी जो इम्यून सिस्टम, हमारी जो इम्यूनिटी है वह कैसे काम करती है। इसको बहुत विस्तार में बता पाना यहाँ संभव नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इम्यूनोलॉजी एक अलग से टॉपिक ही है। आप उसको जो है वो दृष्टि चैनल पर ही जाकर देख सकते हैं। इम्यूनोलॉजी करके जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, मेरा ही डिस्कस किया हुआ है। बहुत विस्तार से मैंने उसमें डिस्कस किया है कि जो इम्यूनोलॉजी है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है वो उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कैसे काम करता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको जो है वो चर्चा करता हूँ ताकि हम वैक्सीन को समझ सकें, वैक्सीन को डिफाइन कर सकें और उसी डिफिनीशन में आपको पता चल जाएगा कि वैक्सीन कैसे कार्य करती है, उसी से पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि हमारा शरीर जो है वह एक खास सिद्धांत पर काम करता है और वो सिद्धांत है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपना पराया। सीधा, जो कुछ अपना है उसका स्वागत है, जो कुछ पराया है उस शरीर के अंदर नहीं रहने पाएगा। पहले तो उसको प्रवेश करने से रोका जाएगा, अगर नहीं रोका जा सका तो उसको जो है शरीर में रहने नहीं दिया जाएगा। ठीक इसी सिद्धांत पर हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है काम करती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह इसी सिद्धांत पर काम करती है। एक लाइन में इस बात को याद रखिए, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने और पराये के सिद्धांत पर काम करती है। जो कुछ अपना है उसका स्वागत है, जो पराया है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सीधा इशू है। अब तो ये सिद्धांत है। अब अगर हम प्रकार की बात करें, तो इसको 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं सहज प्रतिरक्षा
इसको जन्मजात या इनेट भी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। ये जो है वो इननेट शब्द से बना है, मतलब जन्म से ही हमारे पास ये मौजूद है। जब से हमारा जन्म हुआ यह प्रतिरक्षा हमारे पास मौजूद है। इसमें कई प्रकार हैं, फिजिकल बैरियर होता है और बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन वैक्सीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। याद रखिए कि इसकी विशेषता क्या है कि यह जो है हमेशा सक्रिय रहती है, ऑलवेज। दूसरा, यह बहुत तेज इसका रिस्पॉन्स होता है, रियल टाइम रिस्पॉन्स होता है। और तीसरा, यह अविशिष्ट है, नॉन स्पेसिफिक है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को खतरा हो तो वह हर खतरे से एक प्रकार से ही निपट रहा है। कोई चाकू लेकर आ रहा है तो उससे भी वैसी लड़ाई कर रहा है, तलवार लेकर आ रहा है तो भी वैसी लड़ाई कर रहा है, पिस्तौल लेकर आ रहा है तब भी वही लड़ाई चल रही है, AK-47 लेकर आ रहा है तब भी वही स्ट्रेटजी उसकी है, बोफोर्स तोप लेकर आ रहा है तब भी वही उसकी स्ट्रेटजी है, एटम बम लेकर आ रहा है तब भी उसकी वही स्ट्रेटजी है। नहीं काम आएगा, आपको समझ सकते हैं भाई। कोई लाठी लेकर लड़ने आया है, उसके खिलाफ जो आपकी रणनीति है, वह कोई AK-47 लेकर आया उसके खिलाफ रणनीति में काम आएगा? वह रणनीति उसके साथ काम नहीं आएगी भाई। तो ये अविशिष्ट है, ये सबके साथ एक जैसी लड़ाई करती है। इसको फर्क नहीं पड़ता है कि वायरस है, बैक्टीरिया है, परजीवी है, क्या है, कोई मतलब इससे नहीं, एक जैसी लड़ाई करेगा। ये जो है ये विशिष्ट है, विशिष्ट है। पहचान कर उसके खिलाफ रणनीति बनाकर लड़ाई करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। और यही वजह है कि इसको रिस्पॉन्ड करने में देर लगती है। ये क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि इसको नहीं सोचना है, सीधे लड़ा जाएगा जाके। लेकिन यह जो है वो पहचानेगा, अच्छा ठीक है, ये इसकी कमजोरी है, इसको पहचानो, वहां वार करो, ये मर जाएगा। इसीलिए इसको जो है वो कई बार विलंब हो जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जब कोई नया रोग कारक आता है तो उसके खिलाफ जो है वो यह रणनीति बनाकर उससे लड़ाई करती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो उसको याद रखती है हमेशा। किसी एक रोग कारक से अगर लड़ाई हुई, उपार्जित क्यों कहते हैं इसको? यह डेवलप होती है अलग अलग प्रकार के रोग कारकों का सामना होने के साथ। रोग कारक X से हमारा सामना हुआ, हमारा शरीर उससे लड़ा, जीता, उसके खिलाफ मेमोरी जो है वो याददाश्त बना ली गई, स्मृति बना ली गई कि दोबारा अगर कभी आएगा तो यही रणनीति अपनाई जाएगी जिस रणनीति से इसको जो है वो हराया गया है। ये खास बात है। अब एक रोग कारक X के प्रति मान लीजिए हमारे अंदर मेमोरी क्रिएट हो गई है। अब कभी भी वो अटैक करेगा तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करने में विलंब नहीं होगा। ये कोई रोग कारक आया, कोई पैथोजन Y आया, उससे लड़ाई हुई, उसके खिलाफ भी मेमोरी बना ली गई। तो यहां पर अलग अलग रोग कारकों के खिलाफ जो है वो मेमोरी क्रिएट की जा रही है, याददाश्त जो है वो क्रिएट की जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि एक्वायर्ड है, हम इसको अर्जित कर रहे हैं, अपना जीवन खतरे में डालकर इसको जो है वो हम अर्जित कर रहे हैं। और यहां पर जो सेल है जो ये काम करती है वह है बी सेल। और भी बहुत सारी सेल्स हैं लेकिन उतने डिटेल में जा नहीं रहा हूं मैं। बी सेल जो है वो यह रोगकारक के खिलाफ एक खास चीज बनाती है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, ध्यान रखें। बी सेल, बी सेल को बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये WBC का एक प्रकार है, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है ये, ठीक है। मेरा मन तो कर रहा है विस्तार में जाने का, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं तो इतना ही समझिए। इसका काम क्या है? दो चीजें, एक एंटीबॉडी का निर्माण और दूसरा मेमोरी का निर्माण। दो चीजें। अब मुद्दा यह है कि एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी आपके शरीर में बनने वाले वो हथियार हैं, प्रोटीन से बनते हैं ये, वो हथियार हैं जो
किसी एंटीजन की प्रतिक्रिया स्वरूप बनते हैं। एक नया शब्द आया, एंटीजन। एंटीजन को कहा जाता है एंटीबॉडी जनरेटर। एंटीजन यहीं से बना है, एंटीबॉडी जनरेटर। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके अनुक्रिया स्वरूप, जिसकी उपस्थिति के रिस्पांस में हमारे शरीर की बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी बना लें, उसी को एंटीजन कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो ये एंटीजन बेसिकली होते क्या है? एंटीजन वो हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ये तो ठीक है क्या ये? तो होते हैं ये रोग कारकों के शारीरिक भाग, उनके शरीर के टुकड़े, प्रोटीन, अन्य रसायन, प्रोटीन के अलावा अगर कोई केमिकल है तो रोग कारकों के द्वारा बनाया गया कोई प्रोटीन है, कोई जैव विष है, कोई अन्य रसायन है, तो उसको हम कहते हैं एंटीजन। इन एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर में बनती है एंटीबॉडी, जो बी सेल बनाती हैं, जो WBC का प्रकार है, जिनको बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। और साथ ही साथ यह जो है वो इसको हमेशा के लिए याद कर लेती है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो ऐसे ही काम करती है कि रोग कारक से लड़ा और उसको याद कर लिया। इस तरीके से हम उसके खिलाफ याददाश्त बनाते जाते हैं। इसी को हम एक्वायर्ड या उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये दो प्रकार की है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव का मतलब ये है, एक्टिव में जो है एक तो नेचुरल है और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल है। देखिए, एक्टिव का मतलब है कि हमारा शरीर खुद जो है वो एंटीबॉडी बना ले और याददाश्त बना ले, ये एक्टिव कहलाता है। यहां पर क्या है कि एंटीबॉडी बाहर से दे दीजिए, जैसे मां के दूध से बच्चे को मिल जाती है। मां का दूध जो होता है उससे बच्चे को एंटीबॉडी मिलती रहती है और बच्चा रोग से जो है वो लड़ता रहता है। यहां पर क्या है कि शरीर खुद एंटीबॉडी बनाएगा और खुद मेमोरी बनाएगा, इसको एक्टिव कहते हैं। अब एक्टिव में नेचुरल क्या है कि हम खुद जो है रोग कारक हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हम उससे लड़कर जो है हमारा शरीर उसको बना रहा है। ये एक्टिव है कि हम बीमार हुए और उसके खिलाफ हमने जो है एंटीबॉडी बनाई और फिर मेमोरी बना ली, ये एक्टिव है। पैसिव क्या है? हम बीमार नहीं हुए, हमारे शरीर को एंटीजन से परिचित कराया गया बिना बीमार हुए। कोविड-19 के एग्जाम्पल लीजिए, आपको वैक्सीन लगी होगी। वैक्सीन बीमार होने के पहले दी जाती ताकि आपका शरीर उस रोग कारक से परिचित हो जाए, उस रोग कारक के खिलाफ वह एंटीबॉडी और मेमोरी क्रिएट कर ले, ताकि अगर कभी वह रोग कारक आपके ऊपर अटैक करे तो उससे कैसे लड़ना है और उसको कैसे पहचानना है, इसकी याददाश्त आपके शरीर में मौजूद हो। तो ये जो है ये बेस्ड होती है वैक्सीन पर। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है, जो कि भाग है किसका? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, यही जो है वो वैक्सीन पर बेस्ड होती है। देखिए है क्या, सरल शब्दों में आप समझिए, हमारे शरीर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर मौजूद हैं। उनका काम है बाहर से आए लोगों की हत्या करना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो उसको पहचानेंगे तब हत्या करेंगे। तो वैक्सीन के माध्यम से हम उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को फोटो थमा देते हैं कि भाई ये देखो, ये है, जहां दिखे वहीं मार देना। वैक्सीन का यही काम है। ठीक है, कैसे परिभाषित करें वैक्सीन को कि वैक्सीन की परिभाषा भी आ जाए और उसकी कार्यप्रणाली भी आ जाए। थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे, मैं खुद समझ सकता हूं कि इसको, मुझे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा आप खुद समझ सकते हैं। तो कैसे परिभाषित किया जाए?
वैक्सीन को। देखिए, वैक्सीन ऐसे कारक फैक्टर हैं जो उपार्जित प्रतिरक्षा जो सॉरी किसी विशिष्ट रोग कारक के संदर्भ में उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया को, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स को ये भविष्योन्मुखी स्मृति प्रदान करते हैं, फ्यूचरिस्टिक मेमोरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें वैक्सीन की परिभाषा भी आ गई और उसकी कार्यप्रणाली भी आ गई कि यह बेसिकली उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया को भविष्योन्मुखी स्मृति जो है वो प्रदान करते हैं, जो वैक्सीन है या टीके हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टीके कितने प्रकार के होते हैं, यही जो अभी उपार्जित प्रतिरक्षा आपने देखी, बी सेल को देखा, वो सारी चीजें जो है वो आपने समझा। इस बात को थोड़ा बहुत जो है मेरे ख्याल से आइडिया हुआ होगा, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब वैक्सीन के प्रकार कितने हैं इसको भी थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर लें कि वैक्सीन कैसे बनती है, कितने प्रकार होते हैं। देखें जरा, तो पहले पार्ट में आप ये बताएंगे, अब आंसर को फ्रेम करते हैं। पहले पार्ट में आप ये बताएंगे, ठीक है, जो आंसर शुरुआत करेंगे तो पहला पार्ट ये बताएंगे, दूसरे पार्ट में आप वैक्सीन के प्रकार बताएंगे। संपूर्ण, सजीव, दुर्बल, तीन शब्द हैं। इसको कहते हैं लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। संपूर्ण, सजीव, दुर्बल टीके। ठीक है, मैं बताता हूं इसमें क्या क्या होता है। दूसरा, इनएक्टिवेटेड, टीका वैक्सीन एक ही चीज है। इनएक्टिवेटेड, निष्क्रिय, टीके। अब निष्क्रिय टीकों को हम कई वर्गों में डिवाइड करते हैं। होल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मैं एक एक को बताऊंगा, आप चिंता न करें। दूसरा पार्ट, सब यूनिट या ए सेलुलर वैक्सीन। तीसरा,
न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन, और चौथा भी एक है एडिबल वैक्सीन, खाद्य वैक्सीन। ठीक है, तो इतने सारे जो है प्रकार है, इसको पूरा बताएंगे आप, हिंदी में बता दे रहा हूं मैं। ये है संपूर्ण निष्क्रिय टीका, वो है उपखंड या अकोशिकीय टीका, वो है नाभिक अम्ल आधारित टीका, और चौथा होता है खाद्य टीका। ये क्या है, ये सारे जो है वो टर्म क्या है। अब सब यूनिट वाले में भी बहुत सारे हैं। ऑक्साइड वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इस तरीके से जो है वो बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी, आपको देखिए इसको विस्तृत वहां पर नहीं लिखना, आप प्रकार बता देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं। सबका विस्तार करो तो ये 1000 शब्द में जाएगा, लेकिन आपने वैक्सीन को बताया तो उसके प्रकार भी आप जो है वो एक अगर बता सकें तो बेहतर माना जाएगा कि आप जानते हैं कि वैक्सीन बेसिकली क्या है, केवल परिभाषा आप नहीं याद करके आए हैं, आपको ये पता है कि वैक्सीन क्या होती है। तो ये बात आपको पहले ध्यान रखना है। अब ये संपूर्ण सजीव और दुर्बल का मतलब ये है कि जो जीव है, जो रोग कारक है, उसको संपूर्ण रूप में प्रयोग किया जा रहा है, पूरा का पूरा रोग कारक, और उसको जो है वह हम दुर्बल करके प्रयोग कर रहे हैं। फॉर्मेलिन वगैरह में उसको जो है वो उसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो वह जो है धीरे धीरे करके दुर्बल होता जाता है, मतलब वह रोग फैलाने में सक्षम नहीं रह जाता। इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो मुंह में पिलाई जाती है ना, ओपीवी, वो यही है। इनका प्रयोग बहुत सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि कितना भी दुर्बल कर लिए, अगर शरीर में जाकर उसको अनुकूल परिस्थितियां मिल गई तो मामला खतरनाक हो सकता है। तो इसमें संपूर्ण रोग कारक होता है, पूरा का पूरा रोग कारक, चाहे बैक्टीरिया हो वायरस हो, पूरा का पूरा प्रयोग करते हैं, उसको दुर्बल करके अटेन्युएट करके इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कहते हैं संपूर्ण सजीव दुर्बल टीका। फिर आता है हमारा ये इनएक्टिवेटेड, यहां पर जो है आमतौर पर मृत मारकर प्रयोग करते हैं, लेकिन वायरस तो वैसे भी कोशिका के बाहर मरा होता है, इसलिए वायरस के लिए इनएक्टिवेटेड का प्रयोग करते हैं। बैक्टीरिया वगैरह के लिए मृत शब्द का प्रयोग करते हैं, सीधे डेड। होल किल्ड वैक्सीन, जैसे यहां पर होल्ड इनएक्टिवेटेड मैंने लिखा है ना, तो यहां पर एक शब्द आप किल्ड भी लिख सकते हैं, रोग कारक को मार डाला जाता है। जो वायरस है उसको इतनी बार जो है वो डिवाइड कराया जाता है कि अंत में उसके डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाती है, तो इनएक्टिवेट हो जाता है। एग्जाम्पल आईपीवी, जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, वो इसका एग्जाम्पल हो जाती है। ठीक है, सब यूनिट में हम रोग कारक का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके किसी हिस्से का प्रयोग करेंगे, उसके किसी खास जो है पदार्थ का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर टॉक्साइड का मतलब होता है निष्क्रिय विष टीका। जब कोई जैव विष जो है वह सक्रिय होता है, नुकसान पहुंचाने लायक होता है, तो उसको टॉक्सिन कहते हैं, और जब उसको हम निष्क्रिय कर देते हैं तो उसको हम टॉक्साइड कहते हैं। जैसे टिटनेस जो है वो, टिटनेस उसकी वजह से, जो टिटैनी जो है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, उसकी वजह से नहीं होता है, टिटनेस उसके द्वारा बनाए गए एक विष की वजह से होता है, टेस्टानोस्पेसिन कहते हैं उसको। तो हमको टिटनेस के लिए क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी के प्रयोग की जरूरत नहीं है, हम सीधे जो है वो उसके उस विष को जो है वो निष्क्रिय बनाकर उसको शरीर में इंजेक्ट करा देंगे, हमारा शरीर उसको पहचान जाएगा, और फिर आने वाले समय में वह उससे हमेशा सतर्क रहेगा। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में शरीर का कोई हिस्सा लेकर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन जो होती है उसमें डीएनए आरएनए का प्रयोग किया जाता है। खाद्य वैक्सीन एक डिफरेंट कंसेप्ट है, उसमें खाने वाली चीजों में जो है वह हम रोग कारक के शरीर भाग जो मिला देते हैं ताकि हमारा शरीर उससे परिचित हो जाए। तो हिंदी में भी इसको जो है, जैसे यहां पर ये तो लिखी दिया मैंने हिंदी में, यह जो है वो संपूर्ण मृत या निष्क्रिय टीका। तो संपूर्ण शब्द बताता है कि रोग कारक पूरा इस्तेमाल किया गया है,
उपखंडीय या अकोशिकीय टीके जैसे कि निष्क्रिय विष टीका, संयुग्मित टीका, नाभि कमल आधारित टीका और खाद्य टीका, ये जो है वो अलग अलग प्रकार हैं जिनको आप चाहें तो याद रख सकते हैं। मतलब मेरी सलाह होगी कि आप एक जो है वो इसके डिटेल में आप ना जाएं, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देंगे तो बेहतर रहेगा कि आप बता दें कि मुझे पता है किस प्रकार से टीके जो है वो बनाए जाते हैं। अब अंतिम पार्ट पर आ जाइए कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन कौन सा दृष्टिकोण जो है टीकों को बनाने में लगाया है। देखिए, वैसे तो आप जो है बहुत सारे टीकों का जो है इसमें उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा 3 की, आप चाहें तो एक 4 कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक तो कोवैक्सीन के बारे में बताएं। ये जरूर बताएं। ठीक है, कोवैक्सीन जो है सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, तो इसको जो है आप जरूर बता दें। मेरी सलाह यही रहेगी कि कोवैक्सीन आप जो है वो अवश्य बताएं। कोविशील्ड वाला जो मामला है वो मैं लास्ट में रखूंगा, क्योंकि कोविशील्ड जो है वो आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका ने जो है विकसित किया था। निर्माण जो है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसका किया है, तो लास्ट में उसको हम लोग रखेंगे। दूसरा मैं चाहूंगा कि आप बताएं जाइकोव डी के बारे में। ठीक है, यह है एक टीका। मैं अभी सबके विषय में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं कि बेसिकली टीके क्या है, लेकिन इसके बारे में आप जो है वो जरूर बताएं। नेक्स्ट जो है वो जिनोवैक के बारे में बताएं। जिनोवैक 19 और कोविशील्ड के बारे में भी आप चाहें तो बता दें। ये 4 जो है प्रमुख टीके जो है वो भारत में प्रचलित रहे। देखिए, बताने का तो आप जो है स्पुतनिक भी बता सकते हैं, लेकिन वो भारत ने नहीं बनाया, आप जानते हैं इस बात को। क्या खास बातें हैं इसमें? कोविशील्ड जो है ये क्या, ये कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें तो यह जो है वो होल इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। या आप कह सकते हैं निष्क्रिय विषाणु टीका है। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या है। ये है, ये जो है mRNA वैक्सीन है, और ये जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ठीक है, तो ये 4 आप बता सकते। मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जरूर दूंगा ताकि आप समझ सकें। खासतौर पर mRNA वैक्सीन नया कंसेप्ट है। डीएनए वैक्सीन बड़ा लगता है ना कि डीएनए वैक्सीन कैसे बनाएंगे भाई, जब जो कोविड 19 है वो है ही आरएनए वायरस, तो फिर डीएनए वैक्सीन कैसे बना सकते हैं इससे? तो थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में होनी चाहिए। इसमें तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें वायरस को जो है वो इनएक्टिवेट किया गया, पूरा का पूरा जो है वो उसका आरएनए इनएक्टिवेट करके जो है वो वैक्सीन के रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ये जो है आपको पता ही है किसने बनाया है, ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो रही गई, मैं इसके बारे में और बताता हूं, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा किसने बनाया है। तो यह जो है वो, अच्छा मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, है ना। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, आप समझ ही सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं हिंदी में लिखने की। भारत बायोटेक, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, प्लस
राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन तीनों ने इसको बनाया है। ये वाला जो है वो जाइडस कैडिला ने इसने बनाया है। ये जो है वो जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है। इसको विकसित तो एस्ट्राजेनेका ने किया, आपको पता ही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, निर्माता भारतीय सीरम संस्थान। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए इतने से भी आपका काम चल सकता है, इतने से भी, लेकिन 250 शब्द में लिखना है तो थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में लिख दें तो बेहतर रहेगा। काम तो इतने से भी चल सकता है, लेकिन 250 शब्द है अभी तो आपको कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 150 शब्द हुए होंगे, 100 शब्द आपके पास इधर नकद बचे हुए। तो आप जो है वो इसके विषय में थोड़ा बहुत बताएं भी तो बेहतर रहेगा। जैसे इसके विषय में आप जो है वो यहाँ पर बता दें। हालांकि लिखने से काम आपका हो गया, आपने बता दिया इन्होंने बनाया, ये हो गया। ये डीएनए प्लाज्मिड आधारित टीका है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और एमआरएनए वैक्सीन के बारे में भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये दोनों जो है वो क्या है और कैसे काम करती हैं। देखिए, हाँ, ये जो है वो वायरल वेक्टर, वो ये कैसे काम करता है, इन दोनों को पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर इन दोनों पर आते हैं। इसमें तो पूरे के पूरे वायरस को इनएक्टिवेट करके प्रयोग किया गया है। इसमें जो है वह उसके कैप्सिड प्रोटीन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्पाइक प्रोटीन का। वायरस को थोड़ा सा समझिए, खासतौर पर कोविड-19 वायरस को। ठीक है, ये इसको कहते हैं कैप्सिड, जो कि बना होता है प्रोटीन से। ये कैप्सिड का हिस्सा है, इसको कहते हैं स्पाइक। ये स्पाइक का होता है, स्पाइक स्पाइक स्पाइक। और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए होता है, आप जानते ही हैं। कोविड-19 जो आरएनए वायरस है। कोशिका को कैसे यह बीमार करता है, कोशिका में कैसे जो है यह प्रवेश करता है, तो इसका तरीका बड़ा जो है वो सिंपल और सरल किस्म का है। ये होती है कोशिका, ये अपने स्पाइक के साथ इससे जुड़ता है, स्पाइक को जोड़ेगा और फिर जो है वो इसके माध्यम से यहां पर जो है एक ट्रेंच क्रिएट करेगा, इस तरीके से। और यहां से अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है वो इसको कोशिका के अंदर भेज देगा। ये आ गया इसके अंदर, वायरल आरएनए जो है इसके अंदर आ गया।
अब इस वायरल आरएनए में वायरस के निर्माण की सारी सूचना है। वायरस इतना ही सिंपल होता और कुछ होता नहीं है। अब वायरस की सारी सूचना है, जैसे ही यह यहां पर पहुंचेगा, आपकी कोशिका के जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करेगा, आपकी कोशिका के ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। इससे 2 कॉपी बनी, ये अपने आप बन जाएगा क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन है। इस तरीके से बहुत सारे वायरस जो है वो कॉलोनी बन जाएगी और वो निकल निकल कर अन्य कोशिकाओं को भी बीमार करने लगेंगे। ये है इसका कार्य प्रणाली। वायरस ऐसे ही आपको बीमार करता है। ठीक है। अब जो कोवैक्सीन वाला मामला है उसमें हमने इसके पूरे आरएनए को ही जो है इनएक्टिवेट करके डाल दिया कोशिका के अंदर कि लो पहचान लो यही है जो बीमार करता है। आए, ये वही कॉन्ट्रैक्ट किलर वाली कहानी याद करिए। हमने फोटो थमा दी कि अगर कभी ये दिखे मार डालना, इसको छोड़ना मत। कॉन्ट्रैक्ट किलर ने इसको पहचान लिया, 20 सेल ने इसको पहचान लिया, आने दो देख लेंगे। ये मामला है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, हम इससे पहचान करवा दें। स्पाइक प्रोटीन का मतलब ये ही वाला हिस्सा काट लीजिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और इसको जो है वो किसी कम हानिकारक वायरस के साथ जोड़ दीजिए और कोशिका में डाल दीजिए। वायरस का प्रयोग किया गया इस स्पाइक प्रोटीन, देखें जरा क्या किया गया। पहले में तो ये किया गया, दूसरे में क्या किया हमने, ये हमारा मान लेते हैं कि स्पाइक प्रोटीन है। इसको हमने जोड़ दिया एक सीधे शरीफ वायरस के साथ। चिंपैंजी में जुकाम पैदा करता है वायरस, उसके साथ एडिनो वायरस है, इसके साथ जोड़ दिया और इसको कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया। फायदा क्या होगा, क्यों जोड़ा, पहली बात तो मुझे क्यों जोड़ा, इसे डाल देते। इसलिए जोड़ा क्योंकि वायरस जब कोशिका में जाएगा तो अपनी कॉपीज बनाएगा। अभी आपने देखा जितनी कॉपी वायरस बनाता जाएगा उतनी इसकी भी कॉपी बनती जाएगी। तो बहुत सारे एंटीजन, अब एंटीजन हो गया ना हमारे शरीर के लिए, बहुत सारे एंटीजन जो है कोशिका में इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारा इम्यून जो है वो सिस्टम ठीक तरीके से काम करेगा। ये वाला मामला है। तो यहां पर जो है वो हमने स्पाइक प्रोटीन को जो है वो चिंपैंजी एडिनो वायरस, चिंपैंजी को प्रभावित करने वाले एडिनो वायरस के साथ जोड़कर जो है बनाया कोविशील्ड। जबकि कोवैक्सीन में आप वहां पर लिख सकते हैं, कोवैक्सीन के अंतर्गत जो कोविड-19 वायरस है इसके संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ का प्रयोग वैक्सीन के रूप में किया गया है इनएक्टिवेट करके। कोविशील्ड के अंतर्गत स्पाइक प्रोटीन को जो है वह चिंपैंजी को जुकाम पैदा करने वाले एडिनो वायरस के साथ जोड़कर टीके के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, आप एक चीज मेरे ख्याल से जानते होंगे, अब उतने डिटेल में यहां पर बताने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जब कोशिका में किसी प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। डीएनए से जो है वो एक एमआरएनए बनता है। ठीक है। और इस एमआरएनए के माध्यम से फिर आगे चलकर राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। जटिल प्रक्रिया है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में होता है और इसी में सारे के सारे कोड होते हैं प्रोटीन बनाने के। और प्रोटीन बनाने की सामग्री जो होती है वह ये है केंद्रक, यहां पर है डीएनए, सामग्री यहां पर है। तो या तो कोड यहां लेकर जाओ या सामग्री यहां पर लेकर आओ। अब सामग्री में जो है वो सैकड़ों इकाइयां होती हैं अमीनो अम्ल की, तो सैकड़ों लोगों को यहां लेकर आने से अच्छा है कोड को वहां लेकर जाओ। सामान्य सी बात है। सैकड़ों इकाइयां लगनी, सैकड़ों यूनिट्स, प्रकार नहीं याद रखिएगा, अमीनो अम्ल के 20 ही प्रकार हैं मनुष्य के संदर्भ में, इकाइयां सैकड़ों लगती हैं। अब सैकड़ों इकाइयां यहां पर लेकर आएंगे या फिर कोड को यहां पर लेकर जाएंगे। तो आसान है कि कोड वहां लेकर जाइए, लेकिन
डीएनए डीएनए है, वो थोड़ी उठ के यहां से जाएगा। तो इसी क्रम में बनता है ये एमआरएनए। इस एमआरएनए पर उस पर्टिकुलर प्रोटीन का कोड जो है वह कॉपी कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह एमआरएनए जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के कोड का परिवहन करता है केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक। और जैसे ही यह कोड लेकर आता है तो राइबोसोम सक्रिय हो जाते हैं और इससे प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। जो कोड आया है उसको पढ़कर जो है वो प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। इसमें टीआरएनए और आरएनए वाली भूमिका भी होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहां पर उसकी चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। एमआरएनए वैक्सीन में क्या होता है? एमआरएनए वैक्सीन में हम सिंपली क्या करते हैं, देखिए, हम स्पाइक प्रोटीन को अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि उसके लिए वायरस वेक्टर चाहिए हमको। ठीक है, वायरस वेक्टर चाहिए तो वो खतरनाक हो सकता है, शरीर में जाकर ज्यादा नुकसान पैदा कर दे, तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इस स्पाइक प्रोटीन, जो ये प्रोटीन है, इसको कोड करने वाला, इसको बनाने की जो सूचना है, जाहिर बात है कि इसका निर्माण भी जो है वह किसी एमआरएनए के माध्यम से हुआ होगा। तो हम इस प्रोटीन के कोड का इस्तेमाल करते हुए प्रयोगशाला में एक एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए बनाएंगे। ठीक है, उसमें इस प्रोटीन का जो है कोड होगा। यहां पर तो समझिए इस बात को, डीएनए से जो कोड एमआरएनए में कॉपी किया जाता है और उस कोड का परिवहन किया जाता है, कोशिका केंद्रक से लेकर यहां लाया जाता है। यहां पर जो आता है वो एमआरएनए होता है और इसी एमआरएनए के ऊपर होता है कोड। इसी कोड का इस्तेमाल करके जो है वो कोशिका आगे प्रोटीन को बना लेती है। तो एमआरएनए क्या है? एमआरएनए किसी पर्टिकुलर कोड का परिवहन करने वाला मॉलिक्यूल है। किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के कोड का परिवहन जो है वो करने वाला मॉलिक्यूल होता है एमआरएनए। तो अगर हम किसी प्रोटीन से एमआरएनए को बना ले तो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो हम प्रोटीन को जो है वह एमआरएनए में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर वही किया जाता है। इस प्रोटीन को बनाने वाले एमआरएनए का निर्माण करते हैं हम, स्पाइक प्रोटीन को बनाने वाले एमआरएनए का निर्माण करते हैं हम लोग, और उस एमआरएनए का प्रयोग जो है वैक्सीन के रूप में करते हैं। उस एमआरएनए को सीधे हम कोशिका में डाल देंगे। अब स्पाइक प्रोटीन नहीं जा रहा है, एमआरएनए जा रहा है। जैसे ही एमआरएनए कोशिका में जाएगा, हमारी कोशिका की प्रणाली खुद सक्रिय हो जाएगी। कोशिका हमारी जैसे ही एमआरएनए को देखती है, उसका कोड पढ़ पढ़ के प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है। तो जैसे ही एमआरएनए पहुंचा इस वाले प्रोटीन का, कोशिका ने जो है वह ये वाला प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। अब ये केवल प्रोटीन है, वायरस नहीं है। वायरस तो ये है, बीमार तो ये करता है, ये केवल प्रोटीन है, तो नुकसान हमको कोई नहीं होगा। लेकिन बाहरी प्रोटीन है, तो ऐसे में हमारा शरीर इसके खिलाफ जो है वो लड़ाई करेगा, इन सारे प्रोटीनों को खत्म कर देगा, लेकिन इसके खिलाफ याददाश्त बना लेगा। साथ ही साथ वह उस एमआरएनए को भी खत्म कर देगा। जो एमआरएनए हमने ये वाला डाला था, उस एमआरएनए को भी एक समय के बाद खत्म कर दिया जाता है, और इन सारे के सारे जो है वो जो स्पाइक प्रोटीन से, इनको भी मार डाला जाता है, खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ याददाश्त बना ली गई। अब कभी ये वायरस अपने स्पाइक के माध्यम से घुसने की कोशिश करेगा तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। अगर तो वही है जिसको हमने मारा था, पकड़ो इसको, फिर से मारो। ये है सेफ तरीका, सुरक्षित तरीका है। यहां पर जो है वो हमको उस प्रकार के किसी वायरस की जरूरत नहीं जो हमारे शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाए। तो यह जो है एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन ऐसे बनती है। ठीक है, इसको आप परिभाषित जरूर कर दीजिएगा, वहां पर आप सीधे लिखिएगा, एमआरएनए जो है वो वह विशिष्ट अणु है जो किसी विशिष्ट प्रोटीन के कोड का परिवहन कोशिका के केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक करता है। और एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो एमआरएनए जो है वो प्रोटीन कोड का परिवहन करता है, जिसके आधार पर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का निर्माण होता है। एमआरएनए वैक्सीन के संदर्भ में प्रयोगशाला में स्पाइक प्रोटीन के कोड से संपन्न एमआरएनए बनाया जाता है। स्पाइक प्रोटीन, कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन के कोड का परिवहन करने वाले एमआरएनए का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है,
और इसी एमआरएनए का प्रयोग जो है वो वैक्सीन के रूप में किया जाता है। यह एमआरएनए जब कोशिका, अब यहां पर रुक जाइए, बस मैं आगे बता रहा हूं, यहां तक बस बता के रुक जाइएगा। पहले एमआरएनए को बताइएगा, फिर बताइएगा कि कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ में स्पाइक प्रोटीन को बनाने वाले एमआरएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला के स्तर पर किया जाता है। बस रुक जाइए, इसी का प्रयोग वैक्सीन के रूप में होता है, इतना ही। आगे आप समझिए कि जब यह एमआरएनए प्रयोगशाला हमारे कोशिका में पहुंचेगा तो कोशिका में हमारे अपनी फैक्ट्री है, वह इस फैक्ट्री में पहुंचेगा और वहां पर इस एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन? वायरस के स्पाइक का प्रोटीन, वायरस के इस कांटे का प्रोटीन। और यह प्रोटीन तो बाहरी है, हमारा शरीर बनाना तो शुरू करेगा, लेकिन जल्दी ही इसको पहचान लिया जाएगा तो बाहरी प्रोटीन है, और हमारी बी सेल जो है वो इस बाहरी प्रोटीन को मारना शुरू कर देंगी। सारे के सारे प्रोटीन खत्म, एमआरएनए कुछ समय बाद खत्म, लेकिन हमारे शरीर में याददाश्त तो बन गई ना। ये प्रोसेस एमआरएनए वैक्सीन का है, तो आपको एमआरएनए पता होना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम प्रोग्राम्स में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं कि कैसे यह पूरा प्रोसेस घटित होता है, कैसे एमआरएनए बनता है, कैसे कोशिका केंद्रक में जाता है, कैसे उस पर टीआरएनए और एमआरएनए आरआरएनए काम करते हैं और कैसे प्रोटीन बनता है। उस प्रोसेस से आप इसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ उतना समय हमारे पास नहीं है। हम वैसे भी मुझे लगता है कि 1 घंटे ज़्यादा, 1.5 घंटे के आसपास डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। बस छोटी सी एक बात और बताता हूं मैं आपको, 2 प्रश्न को डिस्कस करने में अगर 2 घंटे लग जाएंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो छोटी सी बात एक और बताता हूं आपको। तो ये एमआरएनए वैक्सीन वाला मामला है जो कि बनाया गया है जिनोवा के द्वारा। भारत की पहली एमआरएनए वैक्सीन है ये। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये वाला, इसको आप ऐसे समझिए, ये है बैक्टीरिया। ठीक है, ये है इसका मूल डीएनए। लेकिन बैक्टीरिया में डीएनए की एक एक्स्ट्रा कॉपी भी पाई जाती है, ऐसे होती है। इसको कहते हैं प्लाज्मिड। इसी कॉपी को प्लाज्मिड कहते हैं। डीएनए है, रेप्लिकेट होगा, इसमें कोड होंगे, सारी चीजें होती हैं। अब हम करते क्या है, देखिए क्या करेंगे कि हम ये बात तो जानते हैं कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अभी पीछे देखा था, ये कहते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो, अगर ये हो जाए तो, आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये ठीक है, तो होता क्या है, अब देखिए आपके पास एक प्लाज्मिड है और वो प्रोसेस आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा आप देखिए कि क्या मामला इसमें जो है होगा। ये है कोविड-19 का आरएनए। हम इससे बनाएंगे डीएनए। इसमें हम लोग पहचानेंगे
स्पाइक प्रोटीन के कोड वाला हिस्सा, इस पर डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज टाइप 2 डालेंगे और इस हिस्से को काट कर निकाल लेंगे। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो बनाया, इस हिस्से को काट कर निकाल लिया। अब बैक्टीरिया से लेंगे प्लाज्मिड, पीछे पर था ना प्लाज्मिड लेंगे, बैक्टीरिया का डीएनए, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ डीएनए, उसको लेंगे। ये है प्लाज्मिड, इसमें भी जो है वो इसी एंजाइम का प्रयोग करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। ये काट लिया और काट कर यहां पर अपना वाला डीएनए ये वाला जोड़ दिया, बन गई वैक्सीन। प्यूरिफाई करेंगे इसको और इसका प्रयोग वैक्सीन के रूप में करेंगे। जैसे ही हमारे शरीर में जाएगा, इससे जो है वो ये डीएनए है, उसी स्पाइक प्रोटीन का निर्माण जो है वह शुरू हो जाएगा, और वही इसके साथ भी किया जाएगा जो उसके साथ किया गया था। आप पूछ सकते हैं कि एमआरएनए जब हम वैक्सीन बना सकते हैं तो इसको क्यों बनाते हैं? एमआरएनए वैक्सीन की बनाने की प्रक्रिया अभी बहुत जटिल है, उसमें जो है वो प्रयोगशाला के स्तर पर सारे जो है वो सीक्वेंस हमको बनाने पड़ते हैं। यहां पर ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम बैक्टीरिया से लेकर आते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से डीएनए बनाते हैं, देन वो सारा प्रोसेस हम अपने आप जो है वो संपन्न कर लेते हैं। तो ये जो अलग अलग वैक्सीन हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, और आप इसमें बहुत विस्तार में मत लिखिएगा। जैसे अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख दीजिए कि यहां पर जो कोविड-19 वायरस का आरएनए है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से डीएनए में परिवर्तित किया जाता है, उसके खास हिस्से की पहचान की जाती है, उसको काटकर बैक्टीरिया से प्राप्त प्लाज्मिड में जोड़कर वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। यहां पर आप एमआरएनए को अभी मैंने परिभाषित किया था, उसको आप देख लेंगे। पहली एमआरएनए वैक्सीन दुनिया की जो थी उसको जिस संस्था ने बनाया था वह अमेरिका की एक संस्था थी, मोडर्ना इंक नाम था उसका। पहली एमआरएनए वैक्सीन वो थी कोविड-19 की, और भारत में जो है पहली जिनेवा ने बनाई है। तो इतनी ही बातें इसमें हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स आपके 2 प्रश्न थे, थोड़ा ज़्यादा समय मैंने ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करने के चक्कर में। करना तो मैं और चाह रहा था, लेकिन मैं खुद समझ सकता हूँ कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको है नहीं। बाकी कभी क्लासरूम प्रोग्राम में मुलाकात होगी तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा और लाभदायक होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।